वेव FM 96.6 प्रेजेंट्स रेडियो कहानी। रेडियो कहानी में अब आप सुन सकेंगे हकीकी वाक़े पर मुबनी आज की कहानी ब्लॉकबस्टर। तहरीर व तहकीक है हमना इमरान और आवाज़ है फर्रुख शेख की। आज की दुनिया कितनी तेज है ना। आज हम सोफे पर बैठे बैठे एक क्लिक करते हैं और दुनिया भर की फिल्में, ड्रामे और शोज हमारी स्क्रीन पर आ जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो उस दौर की है जब इंटरनेट इतना आम नहीं था। ये कहानी सिर्फ एक बिजनेस के डूबने की नहीं, बल्कि उस तल्ख हकीकत की अक्कास है कि जब हम वक्त के साथ बदलना छोड़ देते हैं तो क्या होता है। जरा आंखें बंद करें और 90 की दहाई या 2000 की शुरुआत के उस दौर में वापस जाएं। हफ्ते भर की थकावट के बाद जुमे की रात का बेसब्री से इंतजार है। आपके हाथ में पॉपकॉर्न का प्याला है और आप अपने दोस्तों या फैमिली के साथ एक ऐसी दुकान में दाखिल हो रहे हैं जिसका चमकदार बोर्ड नीले और पीले रंग का है। दरवाजा खुलते ही एक मखसूस खुशबू आती है। अंदर हर तरफ फिल्मों की VHS और DVDs की लंबी लंबी कितारें लगी हुई हैं। आप घंटों वहां घूमते हैं, प्लास्टिक के कवर्स देखते हैं, उनके पीछे लिखी कहानी पढ़ते हैं और बहस करते हैं कि आज रात कौन सी फिल्म देखी जाएगी। और हाँ, वो मायूसी का लम्हा जब पता चलता था कि आपकी पसंदीदा फिल्म की सारी कापियां पहले ही रेंट पर जा चुकी हैं, तो जनाब ये वो जगह थी जिसे कहा जाता था ब्लॉकबस्टर। उस वक्त ब्लॉकबस्टर सिर्फ एक दुकान नहीं थी, ये वीकेंड का एक कल्चर था, एक त्यौहार था, एक वक्त था जब पूरी दुनिया में ब्लॉकबस्टर के 9000 से ज्यादा स्टोर्स थे। ये एक ऐसी कंपनी थी जिसकी मालियत अरबों डॉलर में थी, जिसके हजारों मुलाजमीन थे। हर मोहल्ले, हर सड़क के कोने पर एक ब्लॉकबस्टर मौजूद था। वो एंटरटेनमेंट की दुनिया के बेताज बादशाह थे। उन्हें लगता था कि वो नाकाबिले तस्खीर हैं, यानी उन्हें कोई नहीं हरा सकता। उनका ख्याल था कि लोग हमेशा उनके स्टोर्स पर इसी तरह आते रहेंगे। लेकिन आज वो अरबों डॉलर की सल्तनत कहां है। आज पूरी दुनिया में सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर स्टोर बाकी रह गया है, जो अमेरिका के एक छोटे से कस्बे में महज एक यादगार म्यूजियम के तौर पर मौजूद है। एक ऐसी कंपनी जो हर घर की जरूरत थी, वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और वक्त की गर्द में खो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ? इतनी बड़ी कंपनी जिसके पास बेतहाशा पैसा और कस्टमर्स थे, अचानक जमीन पर कैसे आ गिरी? क्या उनकी किस्मत थी या उनके अपने गुरूर और फैसलों का नतीजा था? ब्लॉकबस्टर का मॉडल बज़ाहिर बहुत सादा और जबरदस्त था। आप अपने करीबी स्टोर पर जाएं, अपनी पसंद की फिल्म किराए पर लें, 2 या 3 दिन तक घर पर मजे से देखें और फिर वापस कर दें। लेकिन इस चमकती दमकती कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ी खामी छुपी थी, जो ग्राहकों के लिए किसी डरावने ख्वाब या दर्द सर से कम नहीं थी, और वो थी लेट फीस, यानी ताखीर का जुर्माना। जरा याद करें, वो वक्त जब आपको याद आता था कि फिल्म वापस करने का वक्त गुजर चुका है, तो कैसी घबराहट होती थी। लोग भागते दौड़ते, गाड़ियां दौड़ाते स्टोर पहुंचते थे कि किसी तरह जुर्माने से बच जाएं। अगर आप फिल्म वक्त पर वापस नहीं करते तो आपकी जेब पर अच्छा खासा बोझ पड़ जाता था। अब हैरत की बात सुनिए, एक वक्त ऐसा आया जब ब्लॉकबस्टर की कुल आमदनी का तकरीबन 16% हिस्सा, जी हाँ 16%, यानी करोड़ों डॉलर्स सिर्फ इस लेट फीस से आते थे। जरा सोचिए, कंपनी इस मुफ्त के पैसे से कितनी खुश थी। वो इस रूज के नशे में इतने अंधे हो चुके थे कि वो बिजनेस का सबसे बुनियादी उसूल भूल चुके थे। वो ये भूल गए थे कि उनके ग्राहक इस जुर्माने वाले सिस्टम से कितनी शदीद नफरत करते हैं। फिर कहानी में एक मोड़ आया। उसी दौर में 1997 के आसपास की बात है। एक आम सा आदमी जिसका नाम रीड हेस्टिंग्स था, उसने अपने करीबी ब्लॉकबस्टर स्टोर से मशहूर फिल्म अपोलो 13 किराए पर ली।
किसी वजह से वो फिल्म वक्त पर वापस करना भूल गया। शायद वो कहीं मसरूफ हो गया या टेप सोफे के नीचे कहीं गुम हो गई। जब कुछ दिनों बाद उसे टेप मिली और वो स्टोर पर गया तो काउंटर पर खड़े शख्स ने उसे बताया कि उसे $40 की लेट फीस अदा करना पड़ेगी। $40? 1997 में ये एक बहुत बड़ी रकम थी। इतने पैसों में तो वो इस फिल्म की बिल्कुल नई VHS खरीद सकता था। रीड हेस्टिंग को सिर्फ गुस्सा ही नहीं आया, बल्कि काउंटर पर खड़े होकर उसे शदीद शर्मिंदगी का एहसास भी हुआ। उसने सोचा, क्या वाकई मुझे एक फिल्म देर से वापस करने पर इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए? क्या फिल्में किराए पर देने का कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता जिसमें ये लेट फीस का आजाब, ये घबराहट और शर्मिंदगी ना हो? कहते हैं ना कि हर बड़ी ऐजाद के पीछे कोई ना कोई मसला छुपा होता है। उसे गुस्से, मायूसी और शर्मिंदगी के लम्हात में एक इनकलाब आफरीन आइडिया ने जन्म लिया। रीड हेस्टिंग्स जिम जाया करता था, जहां वो महीने की एक फीस दिया करता था। वो जितना चाहे जिम इस्तेमाल करता था। उसने सोचा, क्यों ना फिल्मों के लिए भी यही मॉडल हो। एक ऐसी कंपनी का आइडिया जो आपको DVDs डायरेक्ट आपके घर के पते पर बजरिया डाक भेजेगी, वो भी एक फिक्स माहाना फीस के बस। आप फिल्म अपने पास जितने दिन चाहे रखें, कोई टेंशन नहीं। और सबसे बड़ी बात, कोई लेट फीस नहीं होगी, कोई जुर्माना नहीं होगा। उस आदमी ने अपने उस गुस्से को एक बिजनेस में बदल दिया और उस कंपनी का नाम उसने रखा नेटफ्लिक्स। साल 2000 की बात है। नेटफ्लिक्स ने अपना काम तो शुरू कर दिया था। DVDs डाक के जरिए लोगों के घरों तक पहुंचना शुरू हो चुकी थी। लोग उसे पसंद भी कर रहे थे, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला था। इंटरनेट उस वक्त नया नया था, टेक्नोलॉजी इतनी आम नहीं थी और पूरे मुल्क में डाक के जरिए फिल्में भेजना एक बेहद महंगा काम था। नेटफ्लिक्स के पास पैसे खत्म हो रहे थे और उन्हें लगता था कि अब उनका बचना मुश्किल है। रीड हेस्टिंग्स और उसकी टीम ने सोचा कि हम अकेले शायद मार्केट में मजीद सरवाइव ना कर सकें, उन्हें एक सहारे की जरूरत थी। और वो सहारा कौन हो सकता था? उन्होंने सोचा, क्यों ना हम ब्लॉकबस्टर के पास जाएं और उनके साथ मिलकर काम करें। चुनांचे नेटफ्लिक्स की टीम सुबह होते ही ब्लॉकबस्टर के शानदार और आलीशान हेडक्वार्टर जा पहुंची। जरा उस मंजर का तस्वुर करें। एक तरफ एक छोटी सी जदोजहद करती हुई कंपनी के घबराए हुए बानी और दूसरी तरफ अरबों डॉलर की सल्तनत का गुरूर। वो एक बड़े से बोर्ड रूम में बैठे और उनके सामने थे ब्लॉकबस्टर के उस वक्त के ताकतवर CEO जॉन एंटियोको। रीड हेस्टिंग्स ने बड़ी उम्मीद के साथ अपनी पेशकश सामने रखी और कहा, हमारा ऑनलाइन मॉडल बहुत जबरदस्त है, लेकिन हमारे पास वो नाम और स्टोर्स नहीं जो आपके पास हैं। हम आपको अपनी कंपनी सिर्फ $50 मिलियन यानी $5 करोड़ में बेचने के लिए तैयार हैं। हम मिलकर काम करते हैं, आप हमारे ब्रांड को इस्तेमाल करें। डील ये है कि हम ब्लॉकबस्टर के नाम से आपके लिए ऑनलाइन डिलीवरी और इंटरनेट का सारा काम संभालेंगे और आप अपने फिजिकल स्टोर चलाएंगे। ये एक परफेक्ट पार्टनरशिप होगी। उस वक्त सिर्फ $50 मिलियन में बिकने को तैयार नेटफ्लिक्स की मालियत आज $250 बिलियन से भी कहीं ज्यादा है। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रीमिंग सर्विस है जो उस वक्त इल्तिजा कर रही थी कि हमें अपने साथ मिला लो। लेकिन ब्लॉकबस्टर के CEO जॉन एंटियोको ने लफ्जी तौर पर नेटफ्लिक्स की टीम का मजाक उड़ाया। उनके चेहरे पर एक रौनक भरी मुस्कुराहट थी। उन्होंने हंसते हुए कहा, डाक के जरिए फिल्में भेजना या इंटरनेट पर काम करना ये कोई पायदार बिजनेस नहीं है। ये सिर्फ एक छोटा सा ट्रेंड है जो आज है और कल खत्म हो जाएगा। लोगों को हमारे स्टोर्स पर आना, वहां घूमना और फिल्में चुनना पसंद है। यह ऑनलाइन का मॉडल कभी कामयाब नहीं हो सकता। नेटफ्लिक्स की टीम मायूस होकर मुंह लटकाए खाली हाथ उस बिल्डिंग से बाहर आ गई। उन्हें लग रहा था कि शायद उनका सफर यहीं खत्म हो गया। दूसरी तरफ ब्लॉकबस्टर के मालिकान कहकहे लगा रहे थे। उन्हें लगा कि उन्होंने एक बेवकूफ कंपनी को भगा दिया है। उनका गुरूर, अपनी माजी की कामयाबी का नशा इतना ज्यादा था कि उन्हें मुस्तकबिल की आहट जो उनके अपने बोर्ड रूम के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी बिल्कुल सुनाई नहीं थी।
उन्होंने वक्त बदलने के सबसे बड़े मौके को अपने हाथ से ठुकरा दिया था। उस मीटिंग के कुछ ही सालों बाद दुनिया इतनी तेजी से बदली कि शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। इंटरनेट की स्पीड तेज हो गई, पुराने कनेक्शंस के दिन खत्म हुए और तेज रफ्तार ब्रॉडबैंड घर घर पहुंच गया। देखते ही देखते वो भारी भरकम डीवीडीज और VHS टेप्स का दौर पुराना लगने लगा और स्ट्रीमिंग का एक बिल्कुल नया इनकलाब शुरू हो गया। नेटफ्लिक्स, वो छोटी सी कंपनी जिसे ब्लॉकबस्टर के ताकतवर CEO ने हंसकर धुतकार दिया था, उसने हालात को और आने वाले वक्त को बहुत जल्दी भांप लिया था। उन्होंने वक्त के साथ खुद को बदलने का एक बहुत बड़ा और जुर्रतमंदाना फैसला किया। उन्होंने सिर्फ डाक के जरिए DVDs भेजने पर इन्हिसार करने की बजाय इंटरनेट पर फिल्में डायरेक्ट स्ट्रीमिंग करना शुरू कर दी। उन्होंने कस्टमर्स को बिल्कुल वही दिया जो वो चाहते थे, यानी घर बैठे बैठे बिना किसी मुशक्कत के बेशुमार फिल्मों तक रसाई। और दूसरी तरफ ब्लॉकबस्टर, जो अपनी उसी पुरानी लेट फीस के मॉडल से पैसे कमा रहे थे और उस खुशफहमी में मुब्तला थे कि लोग कभी भी दुकान पर आकर फिल्में चुनने का मजा नहीं छोड़ेंगे। जब तक उनकी आंखें खुली और उन्हें एहसास हुआ कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कोई छोटा ट्रेंड नहीं बल्कि यही कल का मुस्तकबिल है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पानी सर से गुजर चुका था। वो अपनी पुरानी कामयाबी और अपने कंफर्ट जोन से इस कदर सख्ती से चिपके हुए थे कि नया कदम उठाने और खुद को बदलने की हिम्मत ही नहीं जता पाए। और फिर बिल्कुल वही हुआ जिसका डर था। ग्राहकों ने खामोशी से एक ब्लॉकबस्टर के स्टोर्स का रुख करना छोड़ दिया। अब उन्हें बारिश या सर्दी में ड्राइव करके पार्किंग ढूंढकर दुकान पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो अब अपने घर में बैठकर महज एक क्लिक से दुनिया भर की फिल्में देख सकते थे। साल 2010 ये वो साल था जिसने बिजनेस की दुनिया में एक इबरतनाक तारीख रकम की। वो कंपनी जिसके कभी 9000 से ज्यादा स्टोर्स थे, जिसका नाम हर बच्चे और बड़े की जुबान पर था, जिसने महज 10 साल पहले नेटफ्लिक्स जैसी सोने की चिड़िया को सिर्फ $50 मिलियन में खरीदने से इनकार कर दिया था। उस अजीम ब्लॉकबस्टर ने बाज़ाब्ता तौर पर दिवालिया होने का ऐलान कर दिया। वो सल्तनत जिस पर कभी सूरज गुरूब नहीं होता था, हमेशा के लिए जमी बोस हो गई। ब्लॉकबस्टर खत्म हो गया। ब्लॉकबस्टर की ये कहानी सुनकर शायद आपको लगा होगा कि ये तो सिर्फ कॉर्पोरेट या बिजनेस की दुनिया की बातें हैं, लेकिन गौर से देखें तो इसमें हमारी जाती जिंदगी, हमारे करियर, हमारे रिश्तों और हमारी रोजमर्रा की जिदोजहद के लिए बहुत गहरे सबक छुपे हैं। ये सिर्फ एक कंपनी के मरने की कहानी नहीं, ये एक सोच के मरने की कहानी है। इस नाकामी से 3 बड़े और अहम सबक सीखे जा सकते हैं। पहला सबक, कंफर्ट जोन कामयाबी का सबसे बड़ा दुश्मन है। दूसरा सबक, अपने कस्टमर या लोगों की तकलीफ को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तीसरा और सबसे अहम सबक, गुरूर हमेशा अंधा कर देता है। हम भी अक्सर अपनी जिंदगी में यही गलतियां दोहराते हैं। नई टेक्नोलॉजी को देखकर बड़ी बेनियाजी से कहते हैं कि अरे ये तो बस एक ट्रेंड है, चंद दिनों का बुखार है, उतर जाएगा। जरा कुछ देर के लिए सोचिए, आपकी जिंदगी का ब्लॉकबस्टर क्या है? वो कौन सी पुरानी आदत है, वो कौन सा पुराना तरीका है जिससे आप अब तक चिपके हुए हैं? क्या कोई ऐसी नई स्किल है जो आपको सीखनी चाहिए लेकिन आप अपने कंफर्ट जोन और डर की वजह से नहीं सीख पा रहे? अपनी गलतियों को माने, अपने माइंडसेट को अपडेट करें, और अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी का मौजूदा मॉडल अब पुराना हो गया है तो उसे बदलने की हिम्मत करें, इससे पहले कि कोई आपकी जिंदगी में नेटफ्लिक्स बनकर सामने आए और आपको पीछे छोड़ जाए। आप सुन रहे थे रेडियो कहानी में आज की कहानी ब्लॉकबस्टर।